एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस स्टडी विद दीपा सैनी। आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ज्योग्राफी के। ठीक है, 75 क्वेश्चंस हम डिटेल से पढ़ेंगे गाइस। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वेगनर का प्रवाह सिद्धांत यानी ड्रिफ्ट थ्योरी मुख्य रूप से निम्न को स्पष्ट करने के लिए निरूपित किया गया था। हिमयुग, सतलाकृतियों का वितरण, मुख्य जलवायु परिवर्तन, तटीय प्रदेशों की भूवैज्ञानिक समानताएं। तो यहाँ पर आप सोचोगे कि सतलाकृतियों के वितरण के लिए क्या गया था ड्रिफ्ट थ्योरी, तटीय प्रदेशों की भूवैज्ञानिक समानताओं के लिए, बट यहाँ पर आंसर आपका मुख्य जलवायु परिवर्तन होगा गाइस। जो आपकी ड्रिफ्ट थ्योरी थी ना, वो मुख्य जलवायु परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए निरूपित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा और ये आपका पेपर ही है और इस पेपर का भी जो आंसर माना गया था, आंसर की में सी ही आया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा समूह अपरदन द्वारा उत्पन्न हुआ है? अपरदन के द्वारा यानी कौन सी सतलाकृतियां बनी है इनमें से? ड्रमलिन्स, फ्योर्ड्स, अरेत, एस्कर्स, आउटवॉश मैदान, हिमोड। अगर हम बात करें ना, ये आपकी जो निक्षेपण से बनी हुई है, वी आकार की घाटी, सर्क, लेविस, ठीक है, पलाया, पिनेकल्स और विल्यरंध्र, ये जो आपकी सतलाकृति है इनका निर्माण अपरदन के द्वारा हुआ है। बाकी इनमें कोई ना कोई सतलाकृति ऐसी है जो कि आपकी किससे बनी है? निक्षेपण से बनी है, पर ये तीनों की तीनों आपकी अपरदन के द्वारा निर्मित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा परम महाद्वीप था? तो भाई यूरेशिया था। यूरोप प्लस एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप इसे ही माना गया था और पहले नंबर पर इसे जगह दी गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा निम्न में से क्या होती है? नतिलंब, नत डिप, नतिलंब। तो देखो, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। तो आपको किस तरीके से पूछेगा एग्जामिनर, तो यहाँ पर ध्यान से देखना। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पर बात करें ना, आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा। तो देखो, शैल स्तर यानी बेस लेवल और इस पर क्षैतिज रेखा की जो दिशा है, क्षैतिज रेखा की दिशा है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कई बच्चे डीप पॉइंट समझ लेते, पर ये डीप नहीं होता, नतिलंब होता है, स्ट्राइक होता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे नतिलंब, यानी उस पर जो लंब पड़ा, जो इसकी दिशा को पूछा गया है, क्षैतिज रेखा की दिशा को, तो इसे नतिलंब कहा जाता है। ये अभिनति, अवनति, ये सारे के सारे आपको जानते ही होंगे। अभिनति, अपनति क्या होता है? ठीक है, तो एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, ये सारा मैंने आपको करवा रखा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, सुंडा प्रायद्वीप किस कारण प्रशांत महासागर में निमग्न हुआ था? तो वही प्लेटो की निर्माणकारी गतिविधियां विनाशकारी, या प्लेटो का सागर में निमज्जन। निमज्जन होता है डूबना, प्लेटो के कुछ भाग का सागर में डूबना, या समुद्र तल प्रसार। तो जो सुंडा प्रायद्वीप है ये आपका हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक है, और कुछ पार्ट इसका प्रशांत महासागर में भी आता है सुंडा प्रायद्वीप। सुंडा गर्त तो आपका हिंद महासागर में है, आई थिंक सुंडा प्रायद्वीप आपका प्रशांत महासागर में है। तो ये इसमें निमग्न हुआ था भाई, क्योंकि प्लेट जो थी, प्लेटो का सागर में निमज्जन हो गया था, वो डूब गई थी प्लेटो का कुछ पार्ट, तो उसी से ही सुंडा प्रायद्वीप का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, ये आपके फोर्सेस हैं, तो देखते हैं ध्यान से भाई। आपकी एंडोजेनेटिक फोर्स, जियोसिंक्लाइन, वेदरिंग क्या होता है, और महाद्वीपीय विस्थापन। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें, एंडोजेनेटिक फोर्सेस की बात करें, तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा ओरेजेनेसिस। जो ओरेजेनेसिस फोर्सेस होते हैं एंडोजेनेटिक में आते हैं। जियोसिंक्लाइन की बात करें गाइस, जियो जो सिंक्लाइन था भूमध्य सागर। ठीक है, जियो सिंक्लाइन भूमध्य सागर। वेदरिंग से आपका एक्सफोलिनेशन संबंधित है। ठीक है, एक्सफोलिएशन आपका वेदरिंग से संबंधित अपक्षय से। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में आपके दो ही पार्ट हुए थे, आपका लोरेशिया आया था। ठीक है, आपका गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, और इसमें लोरेशिया हो गया था एक। तो इसको, ये लोरेशिया आपका महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी से रिलेटेड है। तो ये सारे वर्ड है जो किस किस से रिलेटेड आपको बताने थे, एंडोजेनेटिक ओरिजिनेसिस, जियोसिंक्लाइन भूमध्य सागर से, वेदरिंग एक्सफोलिएशन से, और महाद्वीपीय विस्थापन आपका लोरेशिया से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपको कुछ जिग्सोफिट, भू सेतु, जैविक साक्ष्य, ये कहीं ना कहीं आपके महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी से ही रिलेटेड है। चलो देख लेते हैं। जीवाश्म साक्ष्य, भाई जीवाश्म साक्ष्य देते हैं लिस्ट्रोसोरस जीवाश्म। ठीक है, देखो पीछे लिखा हुआ भी है जीवाश्म। लिस्ट्रोसोरस के जो जीवाश्म थे उनसे हमें मिले हैं जीवाश्मीय साक्ष्य। जैविक साक्ष्य मिले हमें ग्लासोपेट्रिस से, जैविक यानी पौधे वाले, तो ग्लासोपेट्रिस से मिले हैं जैविक साक्ष्य। जिग्सोफिट, ये जिग्सोफिट जो साक्ष्य है ये मिला हमें दक्षिण और अफ्रीका,
अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से जब मिलाया जाता है ना, तो दोनों की जो बाउंड्री है अंध महासागर की साइड वाली, दोनों बिल्कुल फिट बैठती है, जिसे बोलते हैं जिगसॉ फिट सक्सेस। ये सारे प्रूफ थे जो कि वैगनर महोदय ने दिए थे अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारे के सारे उसने ये प्रूफ डाले थे कि भाई इस तरीके के जैविक साक्ष्य हैं, जिगसॉ फिट साक्ष्य है मेरे पास, जीवाश्म साक्ष्य हैं और भू सेतु मार्सुपियंस। ठीक है, भू सेतु मार्सुपियंस। तो आप इन सारे साक्ष्यों को याद रखोगे, ये फेवर में थे, ये सारी चीजें फेवर में थी किसकी? कॉन्टिनेंटल थ्योरी की, वैगनर महोदय की कॉन्टिनेंटल थ्योरी के फेवर में थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारत और एशिया का निकटतम भाग जिन विवर्तनिक पट्टिकाओं यानी प्लेट पर सवार है वो निम्नलिखित दर पर टकरा रही है। तो भाई आपको बताना वो निम्नलिखित दर पर किस दर पर टकरा रही है भारत, और उसकी बात करें तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई भी थी, पेड कोर्स में भी, और आई थिंक यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ा रखा है। भाई आपकी मैंने बताया था कि जो आपकी यूरेशियाई प्लेट है वो इंडियन प्लेट की ओर आ रही है, मूवमेंट कर रही है, और इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट की ओर आ रही है। ऊपर से यूरेशियाई प्लेट आ रही है, नीचे से इंडियन प्लेट, आपस में दोनों में टकराव हो रहा है। तो ये वही चीज़ बता रहा है कि निम्नलिखित दर से वो टकरा रही है। तो मैंने बताया था भाई 5 सेंटीमीटर पर ईयर कि उससे वो टकरा रही है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कहीं पर भी नहीं है, बट फिर भी देखो प्रति वर्ष 1 से 10 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं इसके बीच वाला होगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से ठीक है गाइस, अगर कोई स्टूडेंट पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहते हो तो पेड कोर्स में आपके सारे के सारे टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट अवेलेबल हैं, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, और आप एस्टेट पीजीटी अब भी पेड कोर्स लेते हो तो एस्टेट पीजीटी आपका इजीली कवर अप हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं खुद देती हूँ। तो यहाँ पर ये बताने का मोटिव सिर्फ इतना है कि किसी भी बच्चे को ये ना लगे कि मेरी तैयारी नहीं हो पाई, मुझे कंटेंट ना मिले। तो आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, सारे रिकॉर्डेड सेक्शन होगा पीजीटी और नेट ज्योग्राफी में। तो क्योंकि आगे केवीएस भी आ रहा है, एचटेट स्क्रीनिंग का एग्जाम भी होगा, तो उन सब के लिए आपके लिए पेड कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसे कर लेना, बाकी आप आगे आपकी मर्जी है। यूट्यूब पर तो हम चेक कर ही रहे हैं काम, है ना। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामीण अधिवास या बस्ती का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो ग्रामीण अधिवास की बात करें या बस्ती का जो सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, नोट सेलेक्ट, तो इसकी बात करें तो ये थे मीट जैन। कौन थे? मीट जैन महोदय थे जिन्होंने ग्रामीण अधिवास का सिद्धांत या बस्ती का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट आता है प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ये अलग अलग क्वेश्चन है भाई। हैरी हैस ने अलग काम किया था। टुजो विल्सन ने क्या किया? टुजो विल्सन ने आपकी सबसे पहले प्लेट वर्ड को दिया था, प्लेट शब्द को देने वाले टूजो विल्सन थे। हैरी हैस थे जिन्होंने एक थ्योरी के रूप में इसे दिया। प्रतिपादित किसने किया था? मॉर्गन ने, WJ मॉर्गन ने इस थ्योरी को, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो तीनों अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, तीनों को याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, ज्वालामुखी और प्लेट उपांत यानी मार्जिन्स यानी किनारे, प्लेट के जो किनारे उनके बीच घनिष्ठ संबंध होता है। ज्वालामुखी, बिल्कुल राइट, होता है भाई संबंध, क्योंकि प्लेटों के किनारों पर ही ज्वालामुखी और भूकंप जैसी क्रियाएं होती हैं। विश्व के लगभग 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं यानी कन्वर्जेंट लैंड प्लेट बाउंड्रीज से संबंधित होती है। बिल्कुल करेक्ट, अभिसारी यानी जब एक दूसरे के निकट आती हैं। तो जो विश्व के 80% जो ज्वालामुखी या भूकंप आते हैं गाइस, वो इन्हीं प्लेटों के किनारे पर आते हैं, क्योंकि प्लेटों के किनारों पर ही आपकी दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है। तो दोनों कथन करेक्ट हैं और दोनों ही एक दूसरे को परिभाषित भी कर रहे हैं, सही स्पष्टीकरण दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, निक स्थल यानी निक पॉइंट का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो निक पॉइंट कहते हैं गाइस नदी पुनर्युवन। या मान लो कोई रिवर निकली और वो बहती चली गई और लास्ट स्टेज में जैसे ही वो समुद्र में मिलने वाली थी तो कहीं और से उसमें अचानक से बहुत ज़्यादा पानी आ गया और फिर से वो नदी धरातल को काटने लगी, तो इसे कहते हैं क्या? नदी का पुनर्युवन, यानी नदी दोबारा से जवान हो गई, है ना। नदी में पानी की मात्रा आ गई, नदी दोबारा से जवान हो गई, तो इसे कहते हैं नदी पुनर्युवन, और निक पॉइंट यहाँ पर ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, कावेरी नदी जैसे ही तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो किस जलप्रपात का निर्माण होता है? तो कावेरी नदी जैसे ही तमिलनाडु में एंटर करती है तो होगे नाका जो वाटरफॉल है वो बनाती है। ठीक है, जोग वाटरफॉल भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। मैंने वाटरफॉल से रिलेटेड कल ही एक वीडियो डाली थी, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, प्रायद्वीप निम्नलिखित का अधिकांश भाग बनाते हैं? इटली और डेनमार्क का, पोलैंड और फ्रांस का, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और चेक
गणतंत्र। तो प्रायद्वीप किसका अधिकांश भाग बनाते हैं? तो भाई इटली और जो डेनमार्क है। आप देखोगे ना तो इटली की कुछ इस तरीके की संरचना है, यहाँ पर भूमध्य सागर है और इस तरीके से इटली है और डेनमार्क भी आता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादातर पार्ट प्रायद्वीप क्या होते हैं? जो भाई लैंड का वो पार्ट जो 3 ओर से पानी के द्वारा घिरा हो और एक ओर से लैंड के द्वारा कवरअप हुआ हो, जैसे दक्षिण भारत का पठार, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर और उत्तरी पार्ट किससे? इंडिया के द्वारा भारत के विशाल मैदान से जुड़ा हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पठार समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। तो ये होते हैं प्रायद्वीप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, टोर्नेडो अधिकांश तौर पर किस दौरान आते हैं? तो भाई ये ज़्यादातर आपके मध्याह्न में आते हैं, यानी अगर हम बात करें तो थोड़ा दोपहर के बाद वाला टाइम, थोड़ा सा बाद मध्याह्न, ठीक है, समझ गए ना। तो उस दौरान आते हैं टोर्नेडो, क्योंकि दोपहर तक तो आपकी हवाएं धीरे धीरे चलना शुरू होती हैं, फिर आपकी ज़्यादा हवाएं चलती है, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16, यूएस के कौन से शहर में कैटरीना तूफान आया था? भाई न्यू ऑरलिंस, ठीक है। यूएस के न्यू ऑरलिंस में कैटरीना तूफान आया था, इसको आप याद रखोगे, करंट का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, साफ आसमान के दिन जब सूर्य एकदम सिर के ऊपर होता है सभी दिशाओं में नीला आसमान देखा जा सकता है। दृष्टिगत प्रकाश की ज्यादा लंबी तरंग दैर्घ्य लघु तरंग दैर्घ्यों की तुलना में ज्यादा छितराती है। देखो साफ आसमान होगा तो हमें सूर्य एकदम अपने सिर के ऊपर दिखेगा और सभी दिशाओं में नीला आसमान देखा जा सकता है, ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता है। दृष्टिगत प्रकाश की ज़्यादा लंबी जो तरंग दैर्घ्य है लघु तरंग दैर्घ्य की तुलना में ज़्यादा छितराती है, ये रॉन्ग फैक्ट है, तो ए सही है और गलत है। नेक्स्ट आता है ओजोन छिद्र किसके ऊपर है? तो ओजोन छिद्र सबको पता है भाई, अंटार्कटिका के ऊपर है और ये छिद्र अब तकरीबन आपका भरने वाला है, तो इतना अब ये बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि सीएफसी के प्रोडक्ट्स पर, उत्पादों पर काफ़ी हद तक रोक लगा दी गई है और इसी वजह से जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर ये ओजोन छिद्र है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, अचानक वायु का प्रचंड झोंका और जो 1 या 2 मिनट रहता है और सामान्यतः वर्षा और ओलों के साथ फिर शांत हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? गरज वाले तूफान, वायु का प्रचंड झोंका, बर्फानी तूफान, धवल तुषार, जहाँ वर्षा और ओले के बाद फिर ये शांत हो जाता है, तो इसे अल्पकालिक झंझा कहते हैं। अल्पकालिक झंझा यानी थोड़े टाइम के लिए वर्षा भी हो गई, ओले भी गिर गए, ठीक है, और वायु भी आ गई, उसका प्रचंड हवा तेज भी आ गई, इसे कहेंगे अल्पकालिक झंझा, ठीक है। याद रखना क्या कहलाएगा? अल्पकालिक झंझा। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल और निकटवर्ती बिहार, उड़ीसा और असम के राज्यों के गरज वाले तूफान नॉर्थ वेस्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट कथन है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, नॉर्थ वेस्टर किसे कहते हैं? तो नॉर्थ वेस्टर क्या होते हैं भाई? बंगाल और बिहार, उड़ीसा और असम के राज्य में जो तूफान आते हैं उन्हें नॉर्थ वेस्टर कहते हैं। अल्पकालिक झंझा और चक्रवात मुख्य रूप से उत्तर पूर्व से आते हैं, तो पहली बात तो ये दोनों आपस में दूर दूर तक भी कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, उत्तर पूर्व से आते हैं, क्योंकि ये सारे आपके उत्तर पूर्वी राज्य थोड़ी ना है, उड़ीसा आपका उत्तर पूर्वी राज्य थोड़ी ना, बिहार भी उत्तर पूर्वी राज्य नहीं है, बंगाल भी नहीं है, तो बस आपका असम उत्तर पूर्वी राज्य है इसमें। तो ये पहले तो ये दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं करता, ठीक है, तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो गया। अब दूसरी बात देखो, अल्पकालिक जो झंझा होती है, साइक्लोन होते हैं, मुख्य रूप से उत्तर पूर्व से आते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग फैक्ट है, जरूरी थोड़ी ना ये उत्तर पूर्व से थोड़ी ना आते हैं, ज़्यादातर जो आपके चक्रवात होती हैं ये आपके बंगाल की खाड़ी में उठते हैं, तो बंगाल खाड़ी उत्तर पूर्व की ओर थोड़ी ना पूर्व की ओर है, तो यहाँ पर ए कथन करेक्ट और आर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सघन निचला भाग होता है, बिल्कुल करेक्ट, जिसमें तमाम मौसमी घटनाएं होती है जैसे संघनन और तूफान, ये भी करेक्ट। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान घटता है, ये भी करेक्ट, पर ये दोनों चीजें आपस में रिलेट कहाँ कर रही हैं? दोनों चीजें करेक्ट है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, एक चीज ऊपर वाले स्टेटमेंट में अलग बात की गई है, नीचे वाले स्टेटमेंट में अलग बात की गई है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, जेट धाराएं मौसम संबंधी घटनाओं जैसे कि चक्रवात, हरिकेन और टाइफून को तीव्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तब जेट धाराएं सतह वायु तंत्रों और व्यवस्थाओं के साथ हस्तक्षेप करती है तो प्रचंड तूफान आते हैं, और जब ये प्रचंड तूफान लाती हैं तो वो प्रचंड तूफान आपकी चक्रवात, हरिकेन और टाइफून उनको तेज करने में अदा करते हैं, तो बिल्कुल दोनों कथन करेक्ट है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा महासागर प्लेट विवर्तन की गति की वजह से फैल रहा है? गाइस बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, आंसर होगा अटलांटिक महासागर, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ये
फैल रहा है, तो अटलांटिक महासागर इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आता है, ये धाराएं हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आयोशिवो, पेरू, अलास्का, क्यूरोशिवो, सारी की सारी आपकी करंट इंपोर्टेंट है। आयोशिवो की धारा कमचटका प्रायद्वीप के पास से बहती है, ठीक है। पेरू की धारा आपकी लैटिन अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहाँ से बहती है। पेरू की धारा जिसका दूसरा नाम हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। अलास्का की धारा ब्रिटिश कोलंबिया, और क्यूरोशिवो की धारा जापान के अंदर, ठीक है। इन सबको आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, किस गहरे लैगून द्वारा मुख्य भूमि या अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई शैल भीति यानी रीफ निम्न में से क्या कहलाती है? तो भाई देखो, किससे अलग थलग कर दी? तट से, यानी कोस्टल एरिया से अलग कर दिए वो रीफ। तो रोधिका क्या थी हमारी? रोधिका जब आपकी जो किसी जुड़ जाती है, सेडिमेंट आपस में जुड़ जाते, समुद्र के अंदर तक चले जाते हैं और तट से अलग हो जाते हैं, तो उसे रोधिका कहते हैं ना। तो ये वही है, रोधिका प्रवाल भीति, इसे आप याद रखोगे। समुद्र द्वारा बनाई गई सतलाकृतियों में आता है ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 26, समुद्र तल स्तर में भूमंडलीय यह परिवर्तन निम्न में से किस कारण से होता है? तो सी लेवल में आपकी बात करें, भूमंडलीय जो परिवर्तन होता है, सुस्थितिक परिवर्तन, समस्थितिक व जलवायुगत और पटल विरूपण। तो सी लेवल की बात करें तो सुस्थितिक चेंजमेंट होती है, भूमंडलीय जो परिवर्तन होता है सुस्थितिक परिवर्तन उसे माना जाता है इसी का कारण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, यूरोप का पश्चिमी तट, लैब्राडोर, उत्तरी अमेरिका एक ही अक्षांश पर है। जो यूरोप का पश्चिमी तट है और जो लैब्राडोर है, उत्तरी अमेरिका का जो लैब्राडोर है, एक ही अक्षांश पर है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन यूरोप के पश्चिमी तट पर 9 महीने तक बर्फ जमी नहीं रहती और लैब्राडोर पर 9 महीने तक बर्फ जमी रहती है, ये भी करेक्ट है। गल्फ स्ट्रीम उष्ण धारा में, यूके उष्ण धारा में है और लैब्राडोर शीतल धारा में। तो गाइस यहाँ पर तो इस क्वेश्चन की बात करें ना, ये सारे के सारे स्टेटमेंट, पहली बात तो दोनों करेक्ट है। और यूरोप का जो पश्चिमी तट है उस पर बर्फ क्यों नहीं जमती? गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा की वजह से। और इसी गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा को यूरोप का कंबल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, यूरोप का कंबल किस धारा को कहते हैं? तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा को। और भाई लैब्राडोर जो धारा है वो बिल्कुल चिल्ड धारा है पानी की, और ये आपकी धारा कहाँ बहती है? ये लैब्राडोर के पास बहती है, ठीक है। तो ये इस लैब्राडोर की धारा के कारण वहाँ 9 महीने बर्फ जमी रहती है और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा के कारण वहाँ पश्चिमी तट पर 9 महीने बर्फ नहीं जमती। तो दोनों कथन एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं, सही स्पष्टीकरण है, और आपकी क्या है, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम देखें तो भाई बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट आता है, कल्याण मूलक भूगोल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इतनी लंबी स्टेटमेंट ना पढ़ के हम पढ़ ही लेते हैं। यही इस पर विचार करता है कि किसे कहाँ कहाँ और कैसे मिलता है। बिल्कुल ठीक, कल्याण तभी तो होगा जब एक चीज़ हमें सभी में आपस में बिल्कुल अच्छी तरीके से बटेगी। यह गरीबी संसाधनों और नागरिक सुविधाओं के स्थानगत वितरण के अधिक दिलचस्पी लेता है। बिल्कुल ठीक, ये गरीबी की ओर कि भाई गरीबों को भी संसाधनों के उचित अवसर मिले, हर एक नागरिक को सारी सुविधाएं मिले। यह भूगोल में प्रत्यक्षवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया का ही एक भाग था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों कल्याण मूलक भूगोल के बारे में है। यह वर्तमान में आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने के प्रयास करता रहता है, ये रॉन्ग फैक्ट है इसके बारे में। कल्याण मूलक भूगोल सिर्फ इतना था कि जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, हर एक नागरिक को उसका लाभ मिले, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई संसाधन केवल अमीरों तक समेट कर रह जाए, यानी किस तरीके से समाज का कल्याण हो, ऐसा भूगोल कि जो कि समाज का कल्याण कर सके। तो वो था आपका कल्याण मूलक भूगोल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसको परिमाणात्मक क्रांति का विरोधी माना जाता है? तो भाई परिमाणात्मक क्रांति के जो विरोधी माने गए थे ना, स्टाम्प महोदय जिन्होंने ब्रिटेन में काफ़ी वर्क भी किया था। ब्रिटेन से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप स्टाम्प महोदय आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, आपको रॉन्ग चुनना है। हर्बर्टसन मुख्य प्राकृतिक क्षेत्र, रॉबर्ट मिल प्राकृतिक क्षेत्र, हागेट का मानव भूगोल में स्थानगत विश्लेषण, स्टाम्प। अब देखो स्टाम्प का आ गया भूगोल शिक्षण के सीमांत, ये रॉन्ग है, बाकी ये तीनों करेक्ट है, ठीक है। ये तीनों करेक्ट है, स्टाम्प वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है पैराडियम से रिलेटेड क्वेश्चन आया, आपको कुहन करना है। पैराडियम से कुछ भी क्वेश्चन आए कुहन करोगे। कुहन का था फेमस पैराडियम, इसी का था, इन्होंने पैराडियम की अवधारणा दी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और इसका आंसर कुहन रहेगा गाइस। आंख बंद करके कुहन दिखा हुआ मिले कुहन कर देना। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर आपके पास कुछ बुक्स हैं और यहाँ पर राइटर हैं, देखते हैं। द 100 Years ऑफ ज्योग्राफी, उसके साथ साथ ज्योग्राफी इन द 28th सेंचुरी, ये आपका टेलर महोदय की थी। 20 इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा,
पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 20, हम तो 20 बोलती मैं तो। ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी ग्रिफिथ टेलर महोदय की थी, जिन्होंने आपका रुको और जाओ निश्चयवाद भी दिया था, नियतिवाद भी, ठीक है। मैन एंड नेचर की बात करें, मैन एंड नेचर मार्क्स की थी, और सैंपल की थी है भाई फेमस इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिक इन्वायरमेंट, ये सैंपल की थी, जो कि रेड जेल की स्टूडेंट थी, और द 100 ईयर्स ऑफ फ्री मैन की थी, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ, एक तो ये जोग्राफिक इन्वायरमेंट है जो बार बार एग्जाम में आती है, और एक ये है 20th सेंचुरी, ये दोनों बार बार रिपीट होती है एग्जाम में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, धारणीय विकास की अवधारणा निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। भाई जो धारणीय डेवलपमेंट था ना, वो था कि भाई जो भी जितने भी संसाधन हैं उसका जो यूज़ हो ना हर पीढ़ी कर सके, है ना। तो अंत्य पीढ़ी हस्तांतरणीयता, सामाजिक न्याय, सबको बराबर चीज़ें मिले, सामाजिक न्याय हो सबके साथ, और सबकी एक बराबर जिम्मेदारी हो, तो ये था, ठीक है। ये अलग अलग ना होकर ये सारी ही जिम्मेदारी थी, यही थी धारणीय विकास की अवधारणा ज्योग्राफी के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा थीमेटिक मैप नहीं है। थीमेटिक मैप कौन से होते हैं, जैसे आपको किसी चीज़ का वितरण दिखाना है, घनत्व दिखाना है, या आपको कोई भी फसल का वितरण दिखाना, उत्पादन क्षेत्र दिखाने, तो इस तरीके के जो मैप होते हैं उन्हें बोलते हैं थीमेटिक मैप, समझ गए। तो इसे क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप। बट ये जो है आपका टोपोग्राफिकल मैप, ये आपका थीमेटिक मैप नहीं है। 1:50,000 पर सतलाकृतिक मैप, यहाँ पर हम किसी चीज़ का वितरण नहीं दिखा रहे, हम जो चीज़ वहाँ पर होगी वो दिखा रहे हैं। बट अगर आप गेहूँ का वितरण दिखाओ, चावल का वितरण दिखा रहे हो, जनसंख्या पॉपुलेशन दिखा रहे हो, घनत्व दिखा रहे हो, तो इन सब चीज़ों को दिखाने वाले जो मैप्स होते हैं वो थीमेटिक मैप होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा युग्म सही नहीं अगेन। तो भाई गडीज की थी ला प्ले स्कूल, बिल्कुल करेक्ट। पैरी की थी पड़ोस इकाइयाँ, हार्वर्ड की थी गार्डन सिटी, ली कार्बुजे की थी सैटेलाइट सिटी, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ली कार्बुजे की सैटेलाइट सिटी नहीं थी, बाकी ये तीनों की तीनों थी। ये अर्बन ज्योग्राफी का है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, विकासशील देशों के नगरों का भूखंड सामान्य ग्राफ पेपर पर अपने आसपास और श्रेणी के अनुसार निम्न में से कौन सा आकार लेगा। तो विकासशील देशों के नगरों की भूखंड की बात की है, नॉर्मल ग्राफ पेपर पर अपनी श्रेणी के अनुसार, तो बात भाई वो अवतल रूप लेगा, ठीक है। आंसर होगा अवतल, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, नदी और अन्य जलाशयों से दूरी पर अवस्थित बस्तियां क्या कहलाती हैं। नदी और अन्य जलाशयों से दूरी, भाई ये कोई नदी है, इस नदी के आसपास नहीं, इनसे बहुत दूरी पर जो ये एक बस्ती है बहुत दूर है, ये जो बस्ती है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सूक्ष्म बिंदु बस्ती। सूक्ष्म क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके आसपास कोई पानी नहीं होता, पानी से ये बहुत ज़्यादा दूरी पर होती है, तो इसे कहेंगे सूक्ष्म बिंदु बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, RN सांख्यिकी का मूल्य है, और ये बहुत बार पूछा जाता है, 0.00 से 0.25 तक कौन सा रहेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको साथ के साथ बताती चलती हूँ। जो 0.00 से 0.025 तक होगा भाई आपका अत्यंत गुच्छित, यानी जितना कम उतनी ही अधिक आपकी क्या होगी, बस्तियां एक दूसरे के निकट होंगी, ठीक है। उतनी ही जनसंख्या बस्तियों में घरों की मात्रा अधिक होगी, जनसंख्या अधिक होगी, और जितना ही आपका ये बढ़ती जाएगी ना ये मात्रा, उतनी ही बिखरी रूप में बस्तियां मिलेगी, यानी एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर। तो 0.90 से बात करें 1.10 यादृच्छिक, ठीक है। अत्यधिक गुच्छिक यानी बहुत ज़्यादा, यादृच्छिक यानी उससे थोड़ी कम। 1.25 से 1.50 तक तो सबसे कम बिखरी हुई, और 1.95 से 2.15 तक समरूप, यानी एक दूसरे से बिल्कुल समान दूरी पर और समान रूप की। नेक्स्ट आता है भाई, ये आपका क्रिस्टालर महोदय के जो केंद्र स्थल थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि पेड कोर्स में डिटेल में मैंने पढ़ा रखी है, क्रिस्टालर की केंद्र स्थल थ्योरी। इसमें बता रहा है कि K3 सोपान क्रम की क्रिस्टालर स्कीम में निम्न में से कौन सी दूरी ठीक नहीं बैठती। अगर K = 3 हो तो, ठीक है, यहाँ पर बताना हमें K = 3 हो तो कौन सी दूरी आपकी ठीक नहीं बैठती। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा K = ये जो 11 है, ये वाली दूरी ठीक नहीं बैठती। जब आप ये थ्योरी पढ़ोगे, जब आपको ये बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगा। K = 7 का उसने यूज़ किया था अपने सोपान क्रम में, और जब ये वैल्यू निकालता है तो 21 भी आता है और 36 भी आता है, बट 11 कहीं पर भी नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपके रेंचोस, फावेलास, कावेटिटस बस्ती, ये सारी बस्तियों के नाम है अलग अलग कंट्रीज़ में। अगर हम बात करें
किस प्रकार की बस्ती को क्या कहा जाता है, तो रैंचोस कहते हैं गाइस वेनेजुएला में। वेनेजुएला में रैंचोस कहते हैं, फावेलास कहते हैं ब्राज़ील में, और भाई कावेटिटस कहते हैं म्यांमार में, और बस्ती हमारे भारत में। ठीक है, हमारे भारत में हम बस्ती कहते हैं, और रैंचोस कहते हैं वेनेजुएला, फावेलास कहते हैं ब्राज़ील, और कावेटिटस में म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में बड़े नगर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। छोटे और मध्यम नगरों के नियोजित विकास पर जोर दिए जाने के बावजूद वह अपेक्षित जो मानक है, जो हमारे मापने वाले यंत्र है, उनके स्तर पर आने में असफल रह रहे हैं, और जब तक वो असफल रहेंगे तब तक ये नगर आपके बढ़ते रहेंगे। तो दोनों एक दूसरे के सही व्याख्या है और दोनों कथन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है विकासशील राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी कम रहती है। बिल्कुल करेक्ट भाई, विकसित देशों में आपकी जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कम होती है विकासशील देशों की तुलना में। आर्थिक विकास का परिणाम जन्म दर में कमी है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट है कि जितनी जन्म दर में कमी होगी, पॉपुलेशन जितनी कम होगी, वही देश आपके डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, बट उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। पर ये एक फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो आपके दोनों कथन करेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट आता है, प्रवासन के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है, यानी प्रवास माइग्रेशन के बारे में क्या सही नहीं है। तो भाई हम सही कथन को ही, जो सही नहीं है ना वही मैं आपको बता देती हूँ। पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा दूर स्थानों को स्थानांतरण करने लगती हैं। हमेशा आपने देखा होगा, अगर लेडीज़ अपनी जॉब की वजह से ट्रांसफ़र करती भी है तो वो ज़्यादा दूरी का नहीं करती, और सबसे ज़्यादा जो प्रवास करते हैं मनुष्य करते हैं। पर महिलाओं का विवाह के दौरान प्रवास होता है तो ज़्यादा महिलाओं का माना जाता है, बट रोजगार के वे में पुरुष ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये रॉन्ग फैक्ट था, बाकी ये सारे के सारे कथन आपके करेक्ट हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारा हो चुका है। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 44। सुमेलित कीजिए, यहाँ पर देखते हैं, प्रवश उत्तरोत्तर मृत्यु आयु, CMR आयु, नवजात मृत्यु आयु, IMR आयु, ये सारे के सारे आपके है ना पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब अभी आप सोच रहे होगे IMR क्या है, CMR क्या है। ठीक है भाई, CMR यानी क्रूड मैटरिटी रेट, कुछ इस तरीके की फुल फॉर्म है, और IMR यानी इम्यूचुअलिटी मैटरिटी रेट, कुछ इस तरीके से। और प्रसव उत्तरोत्तर मृत्यु आयु, यानी भाई जो बिल्कुल प्रसव होने के तुरंत बाद जो कुछ ही टाइम में मर जाते हैं, ठीक है, तो उनको माना जाता है प्रसव उत्तरोत्तर मृत्यु आयु। अब आप देखो, सबसे पहले प्रसव उत्तरोत्तर मृत्यु आयु, तो भाई ये जो पैदा होने के केवल 28 दिन से लेकर 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं, उन बच्चों की आयु होती है CMR आयु। CMR में डाले जाते हैं आपके 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे। ठीक है, CMR में कौन से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनकी मृत्यु हो जाती है। नवजात मृत्यु, नवजात तो किसे कहते हैं, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता हो, हम कहते हैं ना नवजात शिशु आया है, तो 28 दिन से भी कम दिन का जो बच्चा मर जाता है उसे कहते हैं नवजात मृत्यु आयु। IMR जो 1 वर्ष से कम का होगा उसे IMR आयु में डाला जाता है। तो ये सारे के सारे आपके बच्चों की मृत्यु से रिलेटेड डेटा था पॉपुलेशन ज्योग्राफी का, जो इनको अलग अलग इस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45। विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है अत्यधिक असमान है। मानवीय बस्ती के लिए अनुकूल वातावरणीय जो स्थितियां हैं प्रत्येक जगह अलग अलग है, और इसी वजह से आपका जनसंख्या का वितरण भी असमान है। दोनों कथन एक दूसरे की सही व्याख्या दे रहे हैं। ठीक है, आप जोड़ के देखा करो किस तरीके से। यहाँ भाई अगर ऑप्शन देखो, भाई आर व्याख्या दे रहा है तो पहले आर को पढ़ो। भाई मानव बस्तियों के लिए अनुकूल जो वातावरणीय स्थितियां है ना वो प्रत्येक जगह पर अलग अलग है, इसीलिए विश्व में जनसंख्या का वितरण भी अत्यधिक असमान है, यानी अत्यधिक अलग अलग है, यानी दोनों ठीक बैठ रही है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से देशों का कौन सा समूह उद्योगों के लिए अनिवार्य ऊर्जा के रूप में कोयले का उपयोग नहीं करता है। भाई उद्योगों के लिए यानी ऊर्जा तो यूज कर रहे हैं बट कोयले का यूज नहीं करते। ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज हैं, तो स्वीडन और इटली। यूरोप की स्वीडन और इटली जो कंट्री है वो अनिवार्य ऊर्जा के रूप में कोयले का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है 47। मत्स्य उत्पादन का सबसे बड़ा भाग कहाँ से प्राप्त होता है, मछली उत्पादन का। तो सबसे करेक्ट आंसर होगा महाद्वीपीय जलमग्न तट, यानी महासागर का वो तट जो पानी में तो डूबा रहता है पर इसकी जो गहराई होती है बहुत कम होती है। ठीक है, तो बहुत कम गहरा होता है और यहीं पर ही सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती है। तो ज्यादा गहराई में घुस के कौन पालेगा, तो जो मछुआरे हैं वो इसी में जलमग्न तट से ही मछलियों को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। भारत के मुख्य समुद्रीय पतन में से किसका प्राकृतिक बंदरगाहें नहीं है। भाई कौन है इसमें से जो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, मार्मो, गोवा, मुंबई, कोचिन, पारादीप। जो पारादीप है वो आपकी प्राकृतिक बंदरगाह में नहीं आता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर कुछ नगर हैं और उद्योग आपको बताना कौन से नगर में कौन सा उद्योग है। तो ध्यान से देखते हैं, बेंगलुरु
बेंगलुरु, पीथमपुर, मैंगलोर, औरंगाबाद। तो भाई जो आपका बेंगलुरु है वो हवाई जहाज से रिलेटेड है, उनके इंस्ट्रूमेंट लगा लो या उद्योग है। मैं पीथमपुरी की बात करें तो मोटर कार से रिलेटेड है। मैंगलोर आपका मशीनी औजार से, और औरंगाबाद आपके इंजन और कोच से। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे उद्योग रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आता है, अगेन हमें चीज़ों को मिलाना है और यहाँ पर कुछ थ्योरीज दी गई हैं और सारी की सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखना, सारी थ्योरी के नाम आपको याद होनी चाहिए पीजीटी का या नेट का एग्जाम देने से पहले। सबसे पहले वेबर की बात करें तो औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, वेबर महोदय का न्यूनतम लागत सिद्धांत या औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, तो यही रहेगा आंसर। नेक्स्ट आता है वॉन थ्यूनेन, वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत, वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत। क्रिस्टालर महोदय का केंद्रीय स्थल सिद्धांत, क्रिस्टालर महोदय का केंद्रीय स्थल सिद्धांत जो K=3, K=4 और 7 आता है वो वाला। और वीवर महोदय का फसलों का संयोजन, वीवर महोदय ने फसलों का संयोजन यानी सस्य फसल सूचांक भी निकाला था इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें, सस्य विवैध्य सूचांक भी निकाला था वीवर महोदय ने, और एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है। तो ये चारों के चारों थ्योरीज पीजीटी और नेट दोनों ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चारों के नाम आप अच्छी तरीके से रट लेना बस। नेक्स्ट आता है वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग का पैटर्न एक देश से दूसरे देश में अलग होता है। जनसंख्या वितरण एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है। तो भाई हम बात करें ना, कथन तो दोनों आपके करेक्ट हैं, वस्तु और सेवाओं के उपयोग का पैटर्न एक दूसरे से भिन्न होता है, बिल्कुल ठीक। एक देश में कोई वस्तु ज़्यादा, दूसरे में कोई वस्तु ज़्यादा है। जनसंख्या वितरण भी एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है, किसी में कोई कितनी पॉपुलेशन है, किसी में कितनी, बट ये कहीं भी दोनों चीज़ें एक दूसरे से आपस में मेल नहीं खाती। तो दोनों कथन करेक्ट तो हैं, बट ये दोनों एक दूसरे को स्पष्ट नहीं करते। ठीक है, समझ गए ना, तो एक दूसरे को स्पष्ट नहीं करते। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52। लिंच के अनुसार जो तत्व शहरी वातावरण को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं वे हैं, तो ऐसे कौन से हैं भाई तत्व जो हमारे शहरी वातावरण को पहचानने में मदद करते हैं? तो पथ, सीमाएं, डिस्ट्रिक्ट, घाट, भूमि चिन्ह, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें शहरी वातावरण को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन सा सिद्धांत आर्थिक कर रेंट की अवधारणा पर आधारित है? तो इनमें से आपको बताना है ऐसे कौन सी थ्योरी है जो आपकी रेंट की अवधारणा पर आधारित है। तो यहाँ पर हम देखें कृषि भूमि उपयोग, श्रेणी आकार प्रणाली, उद्भावना, इनोवेशन, वितरण, शहरी भूमि उपयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि भूमि उपयोग। तो ये जो थ्योरी है ये आर्थिक कर की अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट आता है हरित क्रांति एक प्रकार तकनीकी पैकेज है जिसमें शामिल है बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में, चकबंदी सुधार, सुनिश्चित सिंचाई सुविधा और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीजों की जो हरित क्रांति थी, बीजों की अच्छी अच्छी किस्में आई थी, सिंचाई भी आ गई थी और उर्वरकों का भी यूज किया गया था, रासायनिक। बट चकबंदी सुधार ये अगर हम बात करें ये चीज़ इसमें शामिल नहीं हुई थी। ये एक टेक्निक पैकेज था जो कि भारत में 1960 के दशक में आया था। और एग्जैक्ट बात करें तो भाई 1967 से 68 के दौरान आई थी हरित क्रांति। और हरित क्रांति इंडिया में लाने वाले MS स्वामीनाथन थे और इसीलिए इंडिया में हरित क्रांति के जो फादर कहे जाते हैं वो MS स्वामीनाथन ही कहे जाते हैं। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर कुछ शहर दिए गए हैं और कुछ उद्योग है, कलपक्कम, झरिया, मथुरा, नेपानगर। तो देखो ये नेपानगर तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेपानगर आपकी न्यूज़ प्रिंट के लिए फेमस है ये शहर, न्यूज़ प्रिंट के लिए। और झरिया आपको पता ही है यहाँ कोयले की खाने हैं, झरिया, बोकारो, ठीक है, रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, ये सारी आपके कोयले की खाने हैं। मथुरा आपका ऑयल रिफाइनरिंग के लिए फेमस है भाई, ऑयल यानी तेल रिफाइनरी है वहाँ पर, ठीक है, मथुरा। और कलपक्कम की बात करें तो कर्नाटक के कलपक्कम, सॉरी तमिलनाडु का है ना, आई थिंक कैगा तो कर्नाटक का है और तमिलनाडु आई थिंक तमिलनाडु या कर्नाटक में से ही है ये कलपक्कम, किसका है अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है, कलपक्कम में आपका न्यूक्लियर प्लांट है, ठीक है, याद रख कर लेना इसको भी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपके 4 क्वेश्चन निकलते हैं एक ही क्वेश्चन से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56। अधिकांश परिवहन नेटवर्क शाखाओं के रूप में फैले नेटवर्क के रूप में प्रारंभ होता है क्योंकि सार्वजनिक और निजी एजेंसी है जो उनका निर्माण करती है, उनकी प्रथम प्राथमिकता सभी बिंदुओं को जोड़ना होता है। तो भाई दोनों कथन तो ठीक है कि हाँ अधिकांश जो आपकी नेटवर्क शाखाओं के रूप में फैले नेटवर्क के रूप में ये प्रारंभ होता है क्योंकि सार्वजनिक और निजी एजेंसी होती है, इनका निर्माण
करती है, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी। और इसका सबसे बड़ा एम क्या होता है, सभी बिंदुओं को जोड़ना। पर ये कहीं भी एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सी सामान्य उद्देश्य प्राधिकारी अधिकारी वर्ग नहीं है? तो भाई जिला विश्व स्वास्थ्य संगठन, भाई अधिकारी वर्ग नहीं है, तो भाई जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो आपका अधिकारी वर्ग में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ ये भाषा परिवार दिए गए हैं, ऑस्ट्रिक परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बती, इंडो आर्य। तो आपको बताना है यहाँ पर ये आई थिंक जनजातियां हैं, संथाल, बोडो, ओराव और बोडो। तो यहाँ पर ध्यान दो इस चीज़ को, बोडो की भी दो अलग अलग है, बोडो प्राकृत और बोडो। तो ऑस्ट्रिक परिवार की बात करें तो संथाल आ जाएगी, द्रविड़ परिवार में कारुक, ओराव, चीनी तिब्बती परिवार में बोडो और इंडो आर्य परिवार में आएगी आपकी बोडो प्राकृत। ठीक है, तो इन सबको आप याद रखोगे। हाँ, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, नगरों की व्यवस्था के भीतर व्यवस्था में नगरों के अध्ययन के रूप में भूगोल को किसने परिभाषित किया था? तो बेरी महोदय ने। ठीक है, नगर के अध्ययन के रूप में भूगोल को किसने परिभाषित किया था कि भाई नगरीय ज्योग्राफी के तौर पर? तो वो थे आपके BJL बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्षेत्रीय विकास नियोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्षेत्रीय विकास नियोजन खंडीय नियोजन से उत्पन्न क्षेत्र विषमताओं की समस्या का समाधान करता है। ये इसका एक कथन है। खंडीय नियोजन क्षेत्रीय संतुलन की उपेक्षा करता है और इसके विकास के पर ध्यान केंद्रित करता है, और क्षेत्रीय विकास निर्यात क्षेत्रों की वृद्धि और विकास पर ध्यान देता है। तो ये आपका है ना रीजनल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट है और दोनों एक दूसरे की बिल्कुल सही व्याख्या देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, जो भी आपका डेवलपमेंट होता है वो खंडीय नियोजन की विषमताओं का समाधान करता है। छोटे लेवल पर जितनी भी आपकी विषमताएं होती हैं उन सबको कहीं ना कहीं ख़त्म करके सब में इक्वलिटी लाता है और संतुलन की उपेक्षा करता है और सबका डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है, और क्षेत्रों की जो वृद्धि है और उनके विकास, उनके डेवलपमेंट पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो दोनों कथन करेक्ट हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 61, जियोग्राफी ऑफ पीस इंपॉर्टेंट बुक है ये, जिसमें समुद्री शक्तियों को मान देते हुए रिमलैंड का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, क्योंकि समुद्री शक्ति में हार्टलैंड के चारों ओर रिम बनाने की योग्यता है। तो ये स्पाइकमैन का था। किसका था? स्पाइकमैन का था। देखो, एक था आपका ऐतिहासिक धुरी का सिद्धांत, वो मैकेंडर का था, और ये है आपका रिमलैंड का सिद्धांत, ये स्पाइकमैन का था। ज्योग्राफी ऑफ पीस नामक बुक में इसके वर्णन किया गया। तो ये क्वेश्चन एक और ये बनता है कि किस बुक में रिमलैंड के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था? तो ज्योग्राफी ऑफ पीस में किया गया था। नेक्स्ट आता, देखो अगला क्वेश्चन मैकेंडर से ही आ गया। इन दोनों के कथन है ना एक दूसरे के बिल्कुल, जो थ्योरीज थी हाँ स्पाइकमैन की और मैकेंडर की, एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट थी। मैकेंडर ने जिस आधार क्षेत्र की सह कल्पना की और उसे केंद्रीय महत्व दिया वह निम्न में से क्या था? अरब और उसके चारों ओर का क्षेत्र, मध्य अफ्रीका, पश्चिम में वोल्गा का क्षेत्र और पूर्व में पूर्वी साइबेरिया का क्षेत्र। तो भाई इन्होंने जो महत्व दिया ना कि मैकेंडर ने जिस पॉइंट एरिया की सहकल्पना की और केंद्रीय महत्व दिया, वो क्या था? वो था भाई पश्चिम में वोल्गा का क्षेत्र और पूर्व में पूर्वी साइबेरिया का एरिया। ठीक है, इसको इन्होंने काफ़ी महत्व दिया था। तो वोल्गा से लेकर यूरोप का और ये साइबेरिया वाला एशिया के एरिया को इन्होंने उठाया था, तो वर्ल्ड के मैप के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 63, नियोजन क्षेत्र सामान्यतः प्रशासनिक क्षेत्रों के अनुरूप ही होते हैं। नियोजन मीन्स ये कह सकते हो आप डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं अनदर वर्ड ऑफ डेवलपमेंट। तो भाई समरूप प्रशासनिक क्षेत्रों में योजना का क्रियावहन सुविधाजनक होता है। तो दोनों कथन है तो करेक्ट, पर कहीं ना ये एक दूसरे की व्याख्या प्रस्तुत नहीं करते। ठीक है, जो समरूप प्रशासनिक क्षेत्रों में योजना का क्रियावहन सुविधाजनक होता है और नियोजन आपका भाई प्रशासनिक क्षेत्रों के अनुरूप ही किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों के समूह का? आप देखो बच्चे क्या करते हैं, हरियाणा और पंजाब को तो सबको पता है भाई, भाखड़ा नांगल आपका हरियाणा पंजाब तो आते ही आते हैं, बट तीसरा स्टेट कौन सा है? तो भाई तीसरा स्टेट आता है राजस्थान। ध्यान रखना, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों राज्यों का ये संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट आता है पश्चिमी घाट की श्रेणियों को स्थानीय भाषा में सह्याद्रीज कहा जाता है। ये किस राज्य में पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट की जो श्रेणी जिन्हें सह्याद्रीज कहते हैं, महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। अब मेरी तरफ से आपके लिए एक क्वेश्चन, मुझे ये बताना कि भाई महाराष्ट्र राज्य में जो महाराष्ट्र राज्य का जो तटीय किनारा है वो किस नाम से जाना जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोतों में से एक सिंचाई है।
अगर प्रायद्वीपीय भारत में बात करें ना, तो एक जो सिंचाई है वो टैंक, यहाँ टैंक मिट गया है, एक टैंक सिंचाई है, टैंक वाली सिंचाई। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, बिल्कुल ठीक। और मौसमी होने की वजह से बेचारों को जब गर्मियों में यहाँ मतलब जब वर्षा नहीं होती तब यहाँ पर जो सिंचाई की जाती है वो टैंक सिंचाई से की जाती है। तो दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी ये करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है कोई गाइस क्वेश्चन नंबर 67। भारत में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटने के अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको क्रम में लगाना है इन सब चीज़ों को, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डेवलपमेंट में कैसे क्या चीज़ें हुई। तो भाई मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले आया था स्वच्छता अधिनियम का अधिनियम इन किया गया, फिर महत्वपूर्ण शहरों में सुधार न्यास की स्थापना की गई, फिर आपके भोरे समिति की नियुक्ति हुई, और फिर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, TCPO, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आपका ये पूरा डेवलपमेंट हुआ था, किसका, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन का। पहले हमारे स्वच्छता अधिनियम का अधिनियमन किया गया, फिर महत्वपूर्ण नगरों में सुधार न्याय लाया गया, फिर भोरे समिति की नियुक्तियां हुई, और फिर आपका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, ये कुछ मिटा हुआ है, इसको निरूपित करने के लिए मिलियन सीट्स को निम्न संख्या में से कौन सा सही है। तो आप इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन का पार्ट मिटा हुआ है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर भू आकृतिक मानचित्र पैमाना और समुच्चय रेखा अंतराल फुट में। तो आपको बताना है कौन सा जो पैमाना है किस तरीके से होगा, मिलियन। तो भाई ये समुच्चय रेखा है आपकी फुट में। तो यहाँ पर अगर मिलियन की बात करें तो मिलियन को प्रेजेंट करेंगे 500 फुट के द्वारा, 1 इंच 50, 1/4 इंच 250, आधार इंच 100। ठीक है, 1 इंच 50, आपका 1/4 इंच 250, आधार इंच 100, और मिलियन 500 फुट। नेक्स्ट आता है प्लानीमीटर, पेंटोग्राफ, बैरोमीटर, एलिनोमीटर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लानीमीटर की, तो चलिए करते हैं इसको भी सोल्व। प्लानीमीटर की बात करें तो मानचित्र का क्षेत्र माप, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मानचित्र का क्षेत्र माप। पेंटोग्राफ की बात करें तो भाई जो आपका मानचित्र का संकुचन और जो विस्तार दिखाया जाता है पेंटोग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है। बैरोमीटर, किसी भी स्थान के वायुदाब को प्रेजेंट किया जाता है बैरोमीटर द्वारा। और एलिनोमीटर के द्वारा भूस्तर है उसका जो उत्थापन है, उसका जो उठाव है, उसको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 71। स्पाट भूभाग का एयर फोटो पैमाना निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। बिल्कुल प्लेन एरिया है और आप ले रहे हो एयर फोटो, हवाई जहाज, तो इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हवाई जहाज की ऊंचाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल ठीक। और वायुव्य कैमरे की केंद्रीय लंबाई, बिल्कुल ठीक, दोनों पर ही निर्भर करता है किसी भी प्लेन एरिया की फोटो, एयर फोटो। तो दोनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट है। हवाई जहाज की जो ऊंचाई वो कितनी ऊंचाई पर है, और दूसरा जो हमारा कैमरा है उसकी केंद्रीय लंबाई कितनी है, दोनों ही चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72। उन्नतोदर ढलान प्रकट करने वाली समुच्चय रेखाएं या परिरेखाएं गिरिपाद पर काफ़ी होती हैं और शिखर पर तुलनात्मक रूप से काफ़ी दूर होती हैं। समुच्चय रेखाओं की समीपता ढलान की अति प्रवणता इंगित करती है। दोनों कथन आपके ठीक हैं। देखो ध्यान देना, जो आपका ढलान प्रकट करने वाली जो समुच्चय रेखाएं होती है ना, गिरिपाद यानी प्लेन एरिया पर ये अधिक हो जाती हैं, और जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएंगी ये काफ़ी दूर दूर हो जाती हैं। जो समुच्चय रेखाएं हैं उनकी जो समीपता है वो ढलान की अति प्रवणता को, यानी ढलान के कम या ज़्यादा को इंगित करती है। तो बिल्कुल कथन दोनों के दोनों आपके करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 73। निम्न मानचित्रों को पैमाने के हार्शमान क्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हार्शमान क्रम में लगाना भाई, गिरते हुए क्रम में। तो देखते हैं, चलो भाई गिरते हुए क्रम में तो सबसे पहले हमारे भूकर मैप आएंगे, उसके बाद हमारे टोपोग्राफिकल मैप, फिर दीवारी मानचित्र, फिर एटलस मानचित्र। तो ये स्थिति रहेगी, पहले भूकर मानचित्र आपके बड़े होते हैं, फिर उसके बाद छोटे होते हैं सतला कर्तिक, फिर उसके बाद दीवार पर चलने वाले दीवारी, और फिर एटलस जो हमारे बुक में होते हैं एटलस मैप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 74। प्रसरण का विश्लेषण एफ अनुपात प्रशिक्षण केवल निम्नलिखित पर मापे डाटे पर ही प्रयुक्त किया जाता है। तो गाइस इसका बात करें ना, इसका आंसर ना तो मिला है ना एग्जामिनर ने भी इसका आंसर शो नहीं किया है। तो आई डोंट नो ये कहाँ से क्वेश्चन डाला इन्होंने, आई थिंक किसी और चीज़ का ही है ये। नेक्स्ट आता है भाई आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना, और मेरे साथ बने रहना। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, और अगर कोई स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहते हो तो भाई अचीवर्स अकेडमी ऐप ज्वाइन करो। तो यहाँ पर बिंदु मानचित्र डॉट मैथड से क्वेश्चन है, बिंदुओं का मूल्य सामान्यतः परिवर्तित होता है,
और बिंदु मानचित्र को सामान्यतः परिघटनाओं जैसे कि वर्षा, कृषि उत्पादन, जनसंख्या इत्यादि का क्षेत्रीय वितरण दर्शाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। देखो, एक तो डॉट मेथड के द्वारा ना पॉपुलेशन दिखाई जाती है, यानी जनसंख्या। वर्षा, कृषि उत्पादन ये नहीं दिखाए जाते, गलत। बिंदु मानचित्र में बिंदु का जो मूल्य है, एक बार आपको पहले बिंदु का मूल्य अंकित करना पड़ेगा, उसके बाद पूरे मैप में जो आप डॉट लगाओगे ना, उसी मूल्य के अकॉर्डिंग लगाओगे। ये बार बार बदलता नहीं है, तो ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे 75 क्वेश्चंस। तो फिर मिलेंगे गाइस। अब मैं आपके लिए 2016 का भी मुझे एचटेट पीजीटी का एग्जाम मिल गया है, एग्जाम क्वेश्चन पेपर, तो उसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्द मेरे चैनल पर होगा, तो बने रहना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।